मैं हूं दीपाली राणा। मार्केट्स एक रेंज में है, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ल्यूपिन को। ल्यूपिन पर अभी खबर आई है कि यूएस एफडीए ने 2 फॉर्म 483 इशू किए हैं दबासा फैसिलिटी पर, और स्टॉक आप देखिए अब महज 4 रुपए ऊपर रह गया है। दबासा इकाई का यूएस एफडीए ने ऑडिट किया था और उस ऑडिट के बाद यूएस एफडीए ने 2 फॉर्म 483 इशू किए हैं इस यूनिट के लिए। हालांकि ल्यूपिन की ओर से स्टेटमेंट्स भी आ चुके हैं, जिसमें ल्यूपिन कह रहा है कि जो ऑब्जर्वेशन इशू किए गए हैं दबासा फैसिलिटी के लिए वो माइनर इन नेचर हैं। और ल्यूपिन ने यह भी कहा है कि जो इंस्पेक्शन हुआ था दबासा यूनिट पर वो एक क्लासिफाइड एक्शन था, और इसीलिए उन्होंने ये इनफैक्ट एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि जो इंस्पेक्शन हुआ था इस फैसिलिटी का वो 29 जून से 6 जुलाई के बीच में हुआ था। तो अच्छी खबर नहीं है ल्यूपिन के लिए। कल देखिए एक रिलीफ मिला था गोवा यूनिट को लेकर, जहां पर EIR रिपोर्ट मिली थी कंपनी को, उसके बाद एक रिलीफ रैली स्टॉक में आते हुए दिखी थी। अब इस तरह की खबर ने वापस सेंटीमेंट बिगाड़ा है और स्टॉक अब लाल निशान में आ चुका है। दिन के निचले स्तरों पर 4 रुपए की वीकनेस लेकर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। और दबासा फैसिलिटी को कंपनी को फॉर्म 483 2 फॉर्म 483 जारी किए गए हैं। और ल्यूपिन ने हालांकि कमेंट किया है कि जो ऑब्जर्वेशंस पाई गई हैं वो माइनर इन नेचर। अविनाश भी हमारे साथ मौजूद है। अविनाश, अब देखिए कल एक खबर आती है कि गोवा यूनिट को यूएस एफडीए की ओर से EIR रिपोर्ट मिलती है, जिससे एक अच्छा सर्ज स्टॉक में आते हुए देखा। तो और अब दबासा फैसिलिटी को लेकर 2 फॉर्म 483 जारी हुए हैं, और आप देखिए रिएक्शन भी स्टॉक पर आ रहा है। कितनी नेगेटिव डेवलपमेंट हो सकती है कंपनी के लिए? आई थिंक मुझे लग रहा है कि कल की जो उछाल आई थी मार्केट्स ने ये बात पॉजिटिव ली थी कि गोवा फैसिलिटी पे EIR आया था, तो ये क्लोजर रिपोर्ट के लिए मार्केट ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया। लेकिन आज जो खबर आई है कि ये 483 का मामला वापस दबासा फैसिलिटी पे आया है, हमको लग रहा है कि ये जब तक पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा दीपाली, यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस या थोड़ा सा कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इसमें कोई ज़्यादा मटीरियल इशू नहीं है। मेरे ख्याल से कम से कम आने वाले क्वार्टर में, दैट इज जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में थोड़ा बहुत दबाव शायद इस कारण हो सकता है। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट कोई फ्रेश बाइंग ना करे, जिनके पास है वो होल्ड करे। जो भी अपसाइड यहाँ पे स्टॉक में आएगा वो मेरे ख्याल से 2 क्वार्टर्स के बाद ही देखने को मिलेगा, जब यूएस मार्केट्स और जापानीज मार्केट स्टेबलाइज होंगे और ये रेगुलेटरी इश्यूज से पूरी तरह से बाहर आएगा। जी, तो यहाँ पर आप देखिए अब स्टॉक करीब 0.1% नीचे आ चुका है और दबासा इकाई को 2 फॉर्म 483 जारी किए गए हैं। जिस तरह से कहा अविनाश ने भी कि इस इकाई को यूएस एफडीए की ओर से नोटिस जारी होने के बाद जो आने वाले अर्निंग्स हैं कुछ 2 क्वार्टर्स के, वो थोड़े शायद सॉफ्ट रहे, उन पर इम्पैक्ट दिख सकता है। लेकिन ल्यूपिन ने खुद ये कहा है कि जो आपत्तियां पाई गई हैं वो गंभीर नहीं हैं। और हालांकि 2 फॉर्म 483 जारी हुए हैं, 29 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में ये इंस्पेक्शन किया गया था। और ल्यूपिन ने कहा है कि जो फाइंडिंग्स हैं, जो ऑब्जर्वेशंस इशू की गई हैं इस फैसिलिटी को लेकर, वो माइनर है इन नेचर। लेकिन स्टॉक पर एक रिएक्शन आया है और 1.25% की कमजोरी अभी भी स्टॉक में देखी जा रही है। लेकिन अविनाश, हमने देखा कि बीते 6 महीनों में जो सेंटिमेंट है फार्मा को लेकर वो थोड़े से इंप्रूव हो रहे थे, क्योंकि ल्यूपिन के गोवा यूनिट से पहले हमने देखा कैडिला हुआ, यूएस एफडीसी हुआ, स्ट्राइड शासन हुआ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके यूनिट्स को क्लीन चिट मिली थी यूएस एफडीए की ओर से, और एक जो माहौल था वो थोड़ा सुधरता हुआ नजर आ रहा था। और उस बीच में इस तरह की खबर जो सेंटिमेंट उनको डेफिनेटली वीक करेगी। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूं कि लास्ट 2 क्वार्टर्स अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल बड़ी कंपनी को देखें तो सन फार्मा, लुपिन, कैडिला, ये सारे जो फ्रंट रनर स्टॉक्स है, यहाँ पे नेगेटिव सरप्राइजेस एफडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से आए। हमको लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर में थोड़ा बहुत पॉजिटिव सरप्राइज मार्जिन में देखने को मिलेगा, और मेरे ख्याल से सन फार्मा और ऑरिबिंदो फार्मा यहाँ पे मेरे ख्याल से पॉजिटिव सरप्राइज आ सकता है, तो यहाँ पे नजर जरूर रखनी चाहिए। इनफैक्ट एक इन्फॉर्मेशन ल्यूपिन के बारे में हम आपको ये भी दे दें कि जो दबासा यूनिट है, जो कंपनी के 4 मेजर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट साइट्स हैं उनमें से एक है, यानी 4 मेजर एपीआई मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट साइट में से एक है दबासा यूनिट। और इस यूनिट से कंपनी कार्डियक, एंटी ट्यूबरक्लोसिस और न्यूरोलॉजी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करती है। डेफिनेटली अच्छी डेवलपमेंट नहीं है ल्यूपिन के लिए, इसलिए स्टॉक पर एक स्टीप रिएक्शन आया भी और स्टॉक अब 2% नीचे आ चुका है 1624 के लेवल्स पर। लेकिन चलिए मार्केट्स को देख लेते हैं, ल्यूपिन से बाहर निकलते हैं। मार्केट्स में भी एक लैकलस्टर मोमेंटम सुबह से देखा जा रहा है और अभी भी इंडेक्स 8312 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। अविनाश हमारे साथ मौजूद है और साथ ही हमारे साथ आशीष केलकर भी हैं। आप ही क्वेरीज को शामिल करना शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं तरीका इशू में शामिल होने का। मिड कैप हमारा कीवर्ड है, मिड कैप आप लिखिए, अपना सवाल आप मेंशन कीजिए, उसको भेज दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545, दूसरा नंबर 012042582337। पहले एसएमएस ले लेते हैं। एसएमएस हमें आया है बिमल का रायगढ़ से, एचसीएल इन्फोटेक पर। क्वांटिटी इन्होंने मेंशन नहीं की है, लेकिन जो परचेजिंग प्राइस है वो 43.8 का है। आशीष, आपके कमेंट्स क्या है? एचसीएल इन्फो पर 43.8 की परचेजिंग प्राइस है।
क्या करना चाहिए? नजरिया तो इनका मालूम नहीं है, पर स्ट्रैटेजी आप क्या रेकमेंड करेंगे? अगर हम शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म और या फिर लॉन्ग टर्म की भी बात करते हैं तो डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट भी अगर हम देखते हैं तो इस चार्ट में कोई ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि इस स्टॉक में से ये तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर इस आईटी सेक्टर में ही किसी स्टॉक में इनको इन्वेस्ट करना है तो मैं ये सलाह दूंगा कि इस स्टॉक में से निकल जाए। और ट्राइजन टेक्नोलॉजीज करके एक स्टॉक है जो एक अच्छा खासा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकता है, तो यहाँ से निकल जाए और ट्राइजन टेक्नोलॉजीज में निवेश करें। तो एचसीएल इन्फोसिस्टम से एग्जिट करने की सलाह है, और इसी स्पेस में अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो ट्राइगन टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक इनको अच्छा लग रहा है। कुछ और क्वेरीज देख लेते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ मुकेश मौजूद है देहरादून से। गुड आफ्टरनून मुकेश, क्या क्वेश्चन आपका? गुड आफ्टरनून मैम, एक्चुअली आई हैव परचेज स्पाइसजेट शेयर एट द रेट ऑफ 77, 200 शेयर खरीदे हुए हैं जी। और उसमें अभी क्या करना चाहिए? आपने खरीदा है 77 के प्राइस पर? हाँ जी मैडम। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। स्पाइस जेट पर इनकी क्वेरी है, 200 शेयर्स है, परचेजिंग प्राइस है 77 का। अविनाश, इनके परचेजिंग प्राइस से तो नीचे है ये ट्रेड, क्या स्ट्रैटेजी भी इनको रखनी चाहिए? लग रहा है कि स्पाइसजेट में अगर इनका नज़रिया शॉर्ट टर्म है तो डेफिनेटली हो सकता है कि आने वाला क्वार्टर भी थोड़ा बहुत चैलेंजिंग हो, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस ने लगातार थोड़ी बहुत स्पाइक दिखाई थी, तो इनकी क्रूड के प्राइसेस इस क्वार्टर में थोड़ी बहुत मार्जिन्स को अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इनका नज़रिया कम से कम 6-8 महीने का है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं डोमेस्टिक एयरलाइन मार्केट में ट्रैफिक ग्रोथ अच्छा हो रहा है। स्पाइसजेट ने लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा नेगेटिव सरप्राइज दिया था, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट ऑफ आया था, वो शायद इस क्वार्टर में नहीं आए। और अगर 6 to 8 मंथ्स का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि क्लियरली जेट के बाद इनके पास जिस प्रकार की फ्लीट है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो रही है, इनको डेफिनेटली 80 या 85 का प्राइस टारगेट इन 6 to 8 मंथ्स मिल सकता है। जी, एक बार आप देखिए फिर से ल्यूपिन, जो कि 1.25% नीचे है, जहां पर दबासा यूनिट पर 2 फॉर्म 483 जारी हुए हैं। और एक तरफ आप देखिए एलेम्बिक के लिए एक रिलीफ, एक बड़ी खबर की एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट यानी EIR रिपोर्ट जारी हुई है कंपनी की कारा खादी यूनिट के लिए। और देखिए स्टॉक पर एक इंस्टेंट रिएक्शन, एक सडन स्पाइक, और शेयर अब करीब 3.5 से 4% की मजबूती लेकर कामकाज कर रहा है। तो रिलीफ है डेफिनेटली एलेम्बिक के लिए। अप्रैल 2015 में जो कारा खादी API प्लांट 3 है उसका इंस्पेक्शन किया गया था, यानी ठीक 1.25 साल पहले अप्रैल 2015 में। और उस इंस्पेक्शन के बाद अब USFDA ने EIR रिपोर्ट जो है वो जारी की है इस यूनिट को लेकर, और अच्छी खबर एलेम्बिक के लिए, इसीलिए आप देखिए स्टॉक पर रिएक्शन भी आया है। 4.25% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए अभी। और इनफैक्ट एलेम्बिक ही नहीं, बीते जिस तरह से हम जिक्र कर भी रहे थे, बीते 6-7 महीनों में FDC, ऑर्किड फार्मा, क्लेरिस लाइफ साइंसेज, कैडिला हेल्थ केयर समेत बहुत सारी ऐसी कंपनियां रही हैं जिनके यूनिट्स को EIR रिपोर्ट USFDA की ओर से जारी हुआ है। तो एक बड़ा रिलीफ एलेम्बिक फार्मा के लिए, और स्टॉक पर इंस्टेंट रिएक्शन भी आया है, 4% का इजाफा लेकर कामकाज कर रहा है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं वरुण मथुरा से। नमस्कार वरुण, क्या सवाल है आपका? पूछें। गुड आफ्टरनून मैडम, मेरा सवाल है, एक तो स्टोर वन रिटेल मैंने लिया है 224 रुपए पे 10 शेयर, और एक यूबी होल्डिंग लिया है 33 रुपए 50 पैसे पे 30 शेयर, आज ही खरीदे हैं वो जी। स्टोर वन रिटेल और यूबी होल्डिंग, और इन दोनों ही स्टॉक्स पे एक खबर ये भी है कि दोनों ही शेयरों की सर्किट लिमिट जो है वो रिवाइज हुई है, 10% से बढ़ाकर 20% किया गया है, स्टोर वन रिटेल और यूबी होल्डिंग दोनों। आशीष, क्या कमेंट्स हैं आपके? यूबी होल्डिंग इनके परचेजिंग प्राइस पर ही ट्रेड कर रहा है, और दूसरा स्टॉक है इनके पास स्टोर वन रिटेल। आपके टेक्निकल कमेंट्स क्या होंगे दोनों ही शेयरों पर? आज ही इन्होंने खरीदारी की है। स्टोर वन की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से उछाल इस स्टॉक में आया है, अगर हम देखते हैं तो मार्च से लेके फ्रॉम द मंथ ऑफ मई से लेके एक बहुत अच्छा उछाल इसमें आया था, जो कि करीबन 45 से लेके 150 तक गया था। कंसोलिडेशन होने के बाद वापस उसने एक छलांग लगाई है, तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होने की संभावना है। कंसोलिडेशन में अगर हम कोई स्टॉक खरीदते हैं तो उसको होल्ड करके रखना चाहिए, और अगर हमें इस स्टॉक को 260 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पे और मिलता है तो यहाँ पे और ज्यादा मुनाफा देने की संभावना है। दूसरा स्टॉक इन्होंने कहा था कि यूबी होल्डिंग्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले दो दिनों का ट्रेडिंग सेशन देखते हैं तो करीबन 23 से लेके ये स्टॉक 34 तक रैली किया हुआ है। अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो 36 के ऊपर लेवल है, इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पर, मैं जो कुछ भी बात करता हूं क्लोजिंग बेसिस के ऊपर करता हूं, तो 36 के ऊपर अगर ये स्टॉक टिका रहता है तो मैं मानता हूं कि 48 तक जाने की संभावना इस स्टॉक में दिखाई देती है। तो दोनों स्टॉक पर होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। होल्ड करने की सलाह है दोनों ही शेयर्स। अगले क्वेरी जो है हमारे पास वो है
अमरीश की नागपुर से, और सवाल है इनका मैक्स वेंचर्स पर। इन्होंने मैक्स वेंचर्स के 200 शेयर खरीदे हुए हैं और जो परचेजिंग प्राइस है इनका वो 75 के आसपास है, यानी हायर लेवल्स पर इन्होंने खरीदारी की है मैक्स वेंचर्स में। और आज खबरों में भी रहा था ये स्टॉक। दरअसल कुछ फंड एक्शन हुआ था जिसमें नॉगेस बैंक ने करीब 5.5 लाख शेयर बेचे थे कंपनी के 77 रुपए के भाव पर, और स्टॉक आज इसीलिए कमजोर भी हुआ है। आज सुबह से खबरों में था भी। कंसिस्टेंट अपर सर्किट के बाद अविनाश आज इसमें कमजोरी देखी जा रही है 5% की। मैक्स वेंचर का सर्किट फिल्टर भी रिवाइज हुआ है, 5% से बढ़कर 20% किया गया है, और जो इनकी खरीद है वो ऊपरी स्तरों की है। क्या करना चाहिए इनको? इन्होंने खरीदा है स्टॉक लेकिन बहुत ही हायर लेवल्स पर। मुझे लग रहा है कि क्लियरली अगर इस कंपनी की ट्रैक रिकॉर्ड देखें और लिस्टिंग देखें तो काफ़ी कम है, लेकिन बीओपीपी स्पेस में ये काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है। अगर हम दूसरे बीओपीपी कंपनीज देखें जैसे कि कॉस्मो फिल्म, यूफ्लेक्स, तो नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन है कि फर्स्ट क्वार्टर के जो तिमाही रिजल्ट्स आएंगे काफ़ी अच्छे आएंगे। इनके लिए क्रूड के प्राइसेस काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट क्रूड रिलेटेड है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 6 to 12 मंथ्स का ही नजरिया ले, इन्होंने ऊपरी लेवल्स पे ज़रूर लिया है, लेकिन अगर एक साल रखते हैं तो कम से कम 20 से 22% का अपसाइड मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक जल्दी भागा था तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद शायद वापस थोड़ा सा अपटिक आ सकता है। जी, अगली क्वेरी है हमारे पास रमेश की रोहतक से। रमेश, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछिए अपना। मैडम, मेरे 2 शेयरों से क्वेरी है। एक तो दीवान हाउसिंग के 300 शेयर लिए मैंने 190 रुपए के रेट पे, ठीक है, और टाटा मोटर का डीवीआर 150 शेयर मैंने लिए हैं 246 रुपए के रेट पे। 246? और मेरा लॉन्ग टाइम 246, 246। ठीक है। और मैं लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकता हूँ 4-5 साल तक मैडम। ठीक है आशीष, 4-5 साल ये रुक सकते हैं। दीवान हाउसिंग 190 की खरीद है, 209 पर स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है, अच्छे लेवल पर है। और दूसरा स्टॉक है इनके पास टाटा मोटर्स डीवीआर, जहां पर इनका परचेजिंग प्राइस है 246 रुपीज का। दोनों स्टॉक्स पर आपके कमेंट्स क्या होंगे, ये ध्यान में रखते हुए कि लंबी अवधि के निवेशक हैं, ये 4-5 साल ये रुक सकते हैं, और दोनों स्टॉक्स इनके खरीद भाव से ऊपर है, यानी मुनाफे में है ये ऑलरेडी। सबसे पहले डीएचएफएल के बारे में बात करते हैं। डीएचएफएल का अगर हम स्टॉक का मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो एक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये जो कोशिश है इसकी, बुल्स विल हैव एन अपर एंड, तो यहाँ पे मैं रुकने की सलाह दूंगा। एक ट्रेंड लाइन है, जितने सारे टॉप स्टॉक ने बनाए थे वीकली चार्ट के ऊपर, उस ट्रेंड लाइन का वैल्यू है करीबन 232 का। इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉक दिखता है तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक और ऊपर जाने की संभावना है, तो होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। दूसरा जो स्टॉक इन्होंने कहा था वो है टाटा मोटर्स डीवीआर। इसका भी चार्ट सिमिलर डीएचएफएल के तरीके से ही दिख रहा है, वीकली चार्ट की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन इसमें एक थोड़ी बात अलग है कि इसने हायर टॉप हायर बॉटम बनाना शुरू किया है। तो मैं मानता हूं कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा। इसमें एक लेवल है जो है करीबन 333 का। इसके ऊपर अगर हमें वीकली चार्ट के ऊपर क्लोज मिलता है तो करीबन 400 रुपए तक ये स्टॉक जाने की संभावना है। तो दोनों स्टॉक पर होल्ड करने की मेरी सलाह होगी। तो दोनों ही शेयरों पर बने रहने की सलाह है। अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है, लेकिन लंबी अवधि में और अच्छा मुनाफा ही दोनों कंपनियां आपको दे सकती हैं। अगले कॉलर हमारे साथ है बातचीत करने के लिए संदीप कोलकाता से। संदीप नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाय, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी ये यहाँ पे सवाल पूछने के लिए। प्लेजर। मेरे पास आरबीपी इंफ्रा के 170 के भाव पे, सो अराउंड मैंने शॉर्ट टर्म नजरिया रखा है 2-3 महीने का, तो क्या करना चाहिए इसको? अविनाश, लाइफ टाइम हाइस के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदे इनकी 170 की और स्टॉक इनके खरीद भाव से 5 रुपए ऊपर आ चुका है, क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो दीपाली मैं समझता हूं कि अगर 180-190 का प्राइस पॉइंट इनको मिलता है तो इनको निकलना चाहिए। ये काफ़ी छोटी कंपनी है इंफ्रा स्पेस में। अगर इनको क्लियरली अगर थोड़ा ज़्यादा मुनाफा कमाना है तो क्लियरली दूसरे जो इंफ्रा प्लेयर्स है, स्पेशली अगर हम सद्भाव इंफ्रा देखेंगे तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड शायद आरटीपी इंफ्रा से बेहतर है। लेकिन अगर मीडियम टर्म व्यू है, कम से कम अगर 3-6 महीने का इनका नजरिया है तो ही सद्भाव इंफ्रा में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं।